फदील साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और फदील साहब, मैं आप पानी वानी पी लीजिए, मैंने शायद जल्दबाजी कर दी, तो पी लीजिए और मैं उन्हें जल्द ही कनेक्ट करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चल ले आता हूँ। फदील साहब का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फदील साहब नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा है, उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और जियो पॉलिटिक्स में आप लाजवाब, आपकी बातें बड़ी ही दूरंदेश होती हैं। और फदील साहब की एक खास बात है कि वो उस तरह नहीं चलते जैसे सब चलते हैं, यानी ये नहीं कि जो सब कह रहे हैं वही, बल्कि फदील साहब अपने तौर पर चीजों को सोचते हैं, अपने तौर पर चीजों को एनालिस्ट करते हैं। और यही मैं समझता हूं कि एनालिस्ट का काम ही यही है कि वो अपने तौर पर क्या अंगेज कर रहा है तमाम चीजों को देखने के बाद, और उस तरह से फदील अहमद साहब बोलते हैं। तो मैं उनका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और बहुत बड़ा यहाँ पे फदील साहब, एक खबर जो आ रही है वो ये आ रही है, जो आज हेडिंग कुछ अखबारात ने उसको बनाया है कि परमाणु बम गिराने वाले B-2 बॉम्बर तैयार, ट्रंप से आखिरी आदेश का इंतजार, शिया देश ईरान का काउंटडाउन शुरू। ये जो बात की जा रही है, ये जिस तरह की चीज यहाँ पे कही जा रही है, क्या लग रहा है ये गिदड़ भभकी है या वाकई इसमें कोई सदाकत है? अपने तौर पे आप फदील साहब अपडेट भी दे दें, क्योंकि आपकी अपडेट बड़ी अच्छी होती है। कुछ अपने तौर पर अगर कुछ कहना चाहे फदील साहब। और सातों अमेरिका का जो बेस है वो बैलिस्टिक मिसाइल के जद में है, यानी ईरान जब एक दिन से चाहेगा तो सातों बेस उड़ा देगा, कुछ भी कर ले। और यूएई, कतर, बहरीन, ये जितने बेस हैं इनके, अब एक वारशिप का तो हालत देख ही लिया आपने, जो लाल सागर में था। वो तो हमको लगता है कि अब खत्म ही हो गया, वो पूरा बेड़ा ही उनका तबाह हो गया। कल तो उस पर बाकायदा वेस्टर्न मीडिया ने भी उसको दिखा दिया कि उड़ते हुए, तो पूरी तरह से उनका बेड़ा खत्म है। अब बॉम्बर लगा देने से क्या होता है, पर कोई 2, 4, 10 बॉम्बर से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो एक धमकी है, एक दिखाया जाता है कि साहब, जैसे हमारे इटावा के लोग जमीन बेच करके और बंदूक खरीद लेते हैं और साइकिल से चलते हैं, बंदूक टांग लेते हैं। जिसको मारना होगा, जब तक तुम साइकिल से उतर के बंदूक तानोगे तब तक वो मार के चला जाएगा, तो तुम्हारी बंदूक किसी काम की नहीं है। ठीक उसी तरह से खबर जो आपको मिली है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे और तमाम वेस्टर्न मीडिया पे एक खबर चल रही है कि अमेरिका हमला नहीं करेगा ईरान पे। ये पूरी तरह से बात 2 दिन से हो चुकी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। अमेरिका ने इजराइल को फ्री हैंड दे दिया है कि तुम हमला करो। अब अमेरिका ईरान पर, इजराइल तो हमला कर ही चुका एक बार, 100 एयरक्राफ्ट लेके गया था ना, उसका क्या हुआ? तो इजराइल के बस का तो है नहीं अब हमला करना। अमेरिका ने कह दिया कि तुम हमला करो, हमारी तरफ से फ्री हैंड है। अरे भाई, इजराइल अलग कंट्री है या अमेरिका का ही कोई स्टेट है? ये भी तो सोचिए। अब इजराइल क्या करे? इजराइल के पास तो आईडीएफ के पास ताकत बची नहीं। कल घुसे कुछ आईडीएफ के लोग, घुसे गजा के अंदर, अभी तक वापस नहीं लौटे। और हमास ने कह दिया कि जो भी जाएगा हम उसको रोकेंगे नहीं, हम जाने देंगे, लेकिन लौटने नहीं देंगे उसको। अब समझ रहे हैं आप क्या वार स्ट्रेटजी क्या बना दिया इन लोगों ने? यानी आप चूहेदानी जो होती है ना, चूहेदानी, चूहा घुसता तो है उसमें पर फिर निकल नहीं पाता है वापस, क्योंकि जब घुसता है मुंह बंद हो जाता है। चूहादानी समझ देखे कभी आप? चूहा पकड़ने वाला गांव में बनता था पहले लकड़ी का, उसके आगे एक ढक्कन होता था ऐसे, तो उसमें रोटी लगा दो तो जा करके रोटी पर मुंह मारता था चूहा, बस वो ढक्कन गिर जाता था। और जब गिर जाता था तो चूहा उसी में कैद हो जाता था। ठीक वैसे ही हाल गजा के अंदर इजराइल का आईडीएफ का हो गया है। वो चूहेदानी में फंस जा रहे हैं जाकर।
और इसीलिए एक बार जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। ईरान ने पूरी तरह से कह दिया है कि वक्त आने पर हम जवाब देंगे, लेकिन अपनी तैयारी का मुजाहरा कर दिया है। अमेरिका को अब ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान के चक्कर में, इजराइल के चक्कर में हम अपना सातों बेस खो दें मिडिल ईस्ट का, क्योंकि बेस से तो लड़ाई नहीं हो सकती ना। बेस तो अमेरिका, और अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई कैसे ईरान पे कर सकता है। आज एक ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। अमेरिका जिस तरह से पाकिस्तान चाइना के साथ एलाइज हो गया है, अब अमेरिका के पास तो रास्ता बचा नहीं चाइना के खिलाफ। भारत साथ देगा नहीं अमेरिका का, पाकिस्तान पहले ही जाके उसकी गोद में बैठ गया। तो इन्होंने दो रास्ते बनाए हैं। एक है, नेपाल में आज बहुत हंगामा हुआ, वहां राजशाही वापस लाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे। दूसरा बलूचिस्तान का आप हाल देख ही रहे। तो बलूचिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका जो है कुछ दिमाग लगा रहा है कि वहां से हम ईरान पर कुछ कंट्रोल कर ले, लेकिन वो कहां हो पाएगा इतना जल्दी। अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है वहां, और पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर लेगा। अब अमेरिका की कहीं से कोई रास्ता नहीं है ईरान पे हमला करने का। तो अमेरिका ने कह दिया कि आप इजराइल जो चाहो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जी मुमताज भाई। कि और आज अभी हमने पढ़ा कि अभी वाजे तो नहीं हुआ कि क्या जवाब दिया है, लेकिन जो ईरान के वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, उन्होंने कहा है कि हमने अमेरिका को मुनासिब जवाब दे दिया है, यानी जवाब जो है उन्होंने भेज दिया है ईरान ने। इसके अलावा जिस तरह से कल आलमी यौमुल कुद्स पे फजील साहब बहुत बड़ी तादाद वहां पे आई, और इसके अलावा आज ऐलान हुआ है कि कल फिर तेहरान में जो इमाम खुमैनी ईदगाह है वह नमाज पढ़ाई जाएगी, और नमाज पढ़ाएंगे सैयद अली खामनाई, यानी जो सुप्रीम लीडर हैं वो कल आएंगे, उनका खुतबा भी होगा, और तमाम से लोगों के लिए 4 बजे मस्जिद के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो चला दी गई है, यानी तमाम जहां से जो लोग आना चाहते हैं। ये जो हौसला ईरान दिखाता है, ये जो हिम्मत दिखाती है, और ये जो अवामी ताकत ईरान दिखाती है, क्या फजील साहब आप कहीं इस तरह का मुजाहिरा देखते हैं? क्या ऐसा कहीं नजारा देखने को मिलता है कि अवाम खड़ी हो जाती है? फजील साहब, यही खासियत है खामनेई साहब की। बहुत सी लड़ाइयों को आप गौर से देखिए, एक लीडर अपना जो भी फैसला लेता है वो करता रहता है, लेकिन पब्लिक को कनेक्ट करने के बाद अगर कोई देश में आप काम कर रहे हैं और पब्लिक को कनेक्ट करके कर रहे हैं, तो पब्लिक आपके साथ रहती है। पब्लिक को क्या चाहिए? हुकूमत की तरफ से पारदर्शिता होनी चाहिए। पब्लिक के लिए उसको डाइवर्शन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। पब्लिक को यह विश्वास होना चाहिए कि हमारी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, अपने देश के लिए काम कर रही है। देश तो खामनेई साहब का भी है, आम ईरानी का भी है। ईरान तो सबका है ना। तो जब भी कोई भी लीडर काम करेगा, तो उस कंट्री के आवाम को यह भरोसा होना चाहिए कि ये देश हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा देश के लिए ये नेता काम कर रहा है। जब तक कि आप उससे कनेक्ट नहीं होंगे, आज यही दिक्कत है ना। डेमोक्रेसी के अंदर भी राजशाही जैसा व्यवहार होने लगा है। वो जनता से कनेक्ट नहीं हो रहे, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए एमएलसी से भी मतलब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी फेल हो रही है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, और टाइम के साथ साथ पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कोई किसी न किसी से बात छिपा रहा है। कौन मिनिस्टर कितना पैसा ले रहा है, कौन मिनिस्टर क्या काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है, होम मिनिस्टर क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, सब एक दूसरे से छिपा रहे बातों। कोई किसी के पारदर्शिता में कोई चीज, पार्लियामेंट लोग नहीं चाहते कि चले, पार्लियामेंट को रोकना चाहते हैं। यही सब कारण है जिससे आपकी प्रश्न उठता है कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके अंदर। खामनेई साहब देखिए, एक जुमे की नमाज में उन्होंने खिताब किया, लाखों लोग आके नमाज पढ़े, उसके बाद ईद की नमाज है, और बीच बीच में भी वो अपने उनका जब विजुअल आता है मीडिया में, तो किस तरह से वो खड़े होकर के और अपने तमाम
जो उनके एलाइज पार्टनर्स हैं और जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, सबके साथ खड़े होकर के वो बात करते हैं और एक दूसरे को सुनते भी हैं। तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी जंग अमेरिका से लड़ना आसान काम नहीं है, जहां मिडिल ईस्ट में कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। वहां पे सद्दाम हुसैन साहब को मारा गया, गद्दाफी साहब को मारा गया, यासिर अराफात साहब को मारा गया। ये सारे लोगों की कुर्बानी जो है जाया नहीं जाएगी। और तब से अगर इस लड़ाई को कोई जिंदा करके रखा है तो ईरान करके रखा है। बाकी लोग तो भूल ही गए, बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं है किसी से। अब फिलिस्तीन के लोग मर जाए, मस्जिद अक्सा टूट जाए, कुछ हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर इस पूरी जंग को किसी ने मजबूती से पकड़ रखा है तो ईरान ने पकड़ रखा है। नहीं तो मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल का जो सपना था ना अमेरिका और इजराइल का, वो बहुत पहले पूरा हो गया होता। वो ग्रेटर इजराइल, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जॉर्डन बच जाएगा? ग्रेटर इजराइल बनेगा तो अरब बच जाएगा, मिस्र बच जाएगा, सीरिया बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अगर ग्रेटर इजराइल बन जाए तो कोई बचेगा? तो जो गुमान लेके अरब सोच रहे हैं कि भाई हम अलग राज करें, जॉर्डन सोच रहा है हम अमेरिका के करीबी हैं, यहाँ होड़ लगी है कि कौन कितना बड़ा पिट्ठू है वो। अब कतर ने देखिए किस तरह का काम किया, कुवैत ने किस तरह का काम किया। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और ईरान ने जो अपना नेवल परेड किया है 3000 जहाजों को लेकर के, इस बात से इसीलिए उनके बॉम्बर की खबर दब गई, अमेरिका के बॉम्बर की खबर दब गई, 3000 नेवल जहाजों की खबर ज्यादा चर्चा में आ गई। जी बिल्कुल, ये एक ताज़ा और एक बड़ी खबर के तौर पर यहाँ पे एक खबर हम देख रहे हैं जिसका जिक्र मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सऊदी अरब में ईद का चांद नज़र आया है और वहाँ पे चांद देखा गया है। वहाँ की चांद कमेटी ने ऐलान भी कर दिया है। तो फजील साहब, आपको और तमाम जो हमारे चैनल पे लोग इस वक्त देख रहे हैं, उन सभी को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला हमारी जो भी इबादत हुई हैं वो अल्लाह जो है वो उसे कबूल करे। जो भी हमारे गुनाहान हैं, वो चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो, छोटे हो बड़े हो, जैसे भी गुनाह है वो सब जो है हमारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। और इसके साथ साथ हम लोग भी, अगर हमारे आपसी कहीं नाइत्तेफाकी है और किसी हमारी नज़र में कहीं कोई गुनहगार है तो उसे भी हम सब नज़रअंदाज करें और फिर से ईद में हम सब गले मिलें। तो आप तमाम हज़रात को एक बार ईद की मुबारकबाद। फजील साहब, आप भी दे सकते हैं मुबारकबाद, उसके बाद फिर गुफ्तगू। सबको बहुत मुबारक, और कल फिर दोबारा देंगे। अभी आज तो हम लोग तो कल देंगे ना मुबारकबाद। आज चांद रात तो हमें नहीं तो अब वहां पे आ गई तो मेरे अरे तो आपको सुनने वाले बाहर भी है ना भाई, ईरान से भी सुन रहे हैं लोग, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ईद का सऊदी चांद से, भी दुबई मुबारक से और भी ईद लोग उल सुनते फितर हैं भी आपको। मुबारक। जी जी कल तो आप देंगे ही, कल तो वो लोग फिर आपको देंगे। तो जी 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 जी, तो ये यहाँ पे खबर जो आ रही है फजील साहब, वो ये कि इजराइल और तुर्की में फिर तनाव जो है बढ़ गया, ऐसा बताया जा रहा है। ये मुस्लिम देश बन सकता है जंग का मैदान। खलीफा अर्दगान के कदम से भड़के नेतन्याहू। ये जो हर रोज एक खबर आती है कि अर्दगान से नेतन्याहू, अर्दगान से नेतन्याहू, वहां की खबर आ जाती है, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं कि जो इजराइल के अंदर हो रहा है उसकी खबर नहीं आ पा रही है। ये जो खबर आई है, क्या आपको लग रहा है फिर वही खबर है? क्या आपको लग रहा है कि रजब तैयब और अर्दगान के इख्तलाफ हो सकता है कुछ? काफी चल रहा है, थोड़ा मोड़ा नहीं हुआ, काफी चल रहा है। और इजराइल को ना एक शक रहता है हमेशा टर्की के ऊपर। उसको लगता है कि टर्की जो है अपनी मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ खड़े हैं अंदर से। ये इजराइल के नेतन्याहू को बार बार ये बात अंदर से लगती है, कई बार वो बयान में बोल भी देते हैं। अब बाकी हम लोग या और दुनिया के तमाम लोग तो टर्की को इस वक्त एक तरह से नेगलेक्ट ही मानते हैं कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इजराइल जो है, नेतन्याहू हमेशा एक शक में रहते हैं कि अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ ये अंदरूनी तरीके से मदद करते हैं। अब क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो तैयब साहब ही जाने और नेतन्याहू जाने। खबरें तो
नेतन्याहू का भी अपना इंटेलिजेंस होगा ही, ऐसा तो है नहीं, मोसाद इतनी बड़ी एजेंसी है। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं सबके दिमाग में आती है कि, और एक बात मुमताज भाई, हमास की जो ताकत है, हूती की जो ताकत है, ये अकेले की तो नहीं है। ये तो पक्का बात है कि अकेले की नहीं है, इनके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं, और कोई माने या ना माने, मुझे है पूरा है कि सभी लोग इनके साथ हैं। और ये एक ऐसा वक्त भी है, अमेरिका मुनाफिकत की बात करता है तो उसके साथ भी मुनाफिकत करनी पड़ती है। जब वो धोखा देता है तो जंग के मैदान में तो धोखेबाज को धोखे से ही निपटाना पड़ता है, तो वो तो फर्क पड़ ही जाता है। तो ये अब तुर्की का जो स्थिति है, वहां भी पॉलिटिकल डिस्टरबेंस है, वो किसने कराई है डिस्टरबेंस, ये भी अभी बात सामने नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्की के खिलाफ, तैयब साहब के खिलाफ भी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से 2-3 साल पहले आपने देखा कि ईरान में हिजाब को लेकर के कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ था। अमेरिका ना एक उसकी एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी कंट्री के अंदर वो डिस्टरबेंस पैदा कराता है। ये सब चीजें अमेरिका कर रहा है, तो हो सकता है कि टर्की के पीछे भी अमेरिका इजराइल का हाथ हो, कि उनके खिलाफ जो माहौल बनाया जाए, और उनको, और मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कहीं ना कहीं इसमें साथ देती है उन लोग का। जी, ये सही कह रहे हैं, और हम ये बात मानते हैं कि जरूर कोई ना कोई ताकत है, लेकिन उनका अपना हौसला भी है, जिस तरह से कुर्बानियां भी पेश कर रहे हैं। और अभी एक खबर जो आ रही है, हालांकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नूर साहब ने ये लिखा है, आप स्क्रीन पे फजील साहब देख सकते हैं कि मोसाद का दावा कि गजा के लोगों को सूडान और दक्षिणी सोमालिया में बसाने का काम चल रहा है या किया जा रहा है। इससे पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन अफ्रीका में इस चीज को खारिज कर दिया था। इस तरह की किसी भी खबर से इनकार कर दिया गया। फिर भी ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका में, फिर कभी मिस्र में बीच में खबर आई थी कि मिस्र में बताया जाएगा, मिस्र ने भी साफ साफ इनकार कर दिया। ये जो जगह ढूंढी जा रही है कि कहीं क्या ये मुमकिन है कि फिलिस्तीनियों को कहीं भी बसा दिया जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि पहले इस पे जवाब दे, फिर एक और जो खबर है फजील साहब उस पे बात नहीं, सब खबर बेकार है, सब ऐसे ही चलती रहती है। इन सब खबरों में तो अब कोई दम भी नहीं है, बहुत पुरानी और बासी हो गई। अब इन सब चीजों को दुनिया भर के लोग बोल चुके, हर कंट्री बोल चुका है, और उसी बात पे तो दोबारा जंग शुरू हो गई। इसी बात को लेके जंग शुरू हुई ना, कि एक तरफ तो आप सीज फायर करके अपने कैपिटल्स को एक्सचेंज करा रहे, दूसरी तरफ आप ये भी बात कर रहे। ये जो दोबारा जो हमला शुरू हुआ है, वो इसी खबर के चलते हुआ है, क्योंकि सावधान हो गए ये लोग कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई आम पब्लिक को, हर तरह के लोग होते हैं उसमें। तो ये जो खबर चली, इसी खबर का दोबारा जो लड़ाई शुरू हो गई, दोबारा जो लड़ाई शुरू हो गई ना, वो इसी वजह से शुरू हो गई कि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हुआ। कौन क्या कर रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है कि इजराइल क्या चाहता है, और इजराइल को अचानक से अमेरिका से कुछ पुशअप हुआ तो इजराइल जो है अपना बेअंदाज हो गया, और उसने जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया। दिखाने के बाद अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब वो ताकत तो नहीं है इजराइल के अंदर ना, जो पहले, आज से 15 महीना पहले थी। तो अब वो कितना ताकत लगाएगा, और इनके पास तो पूरी ताकत। जी, नहीं बिल्कुल। और ये यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब ने जो कहा है, अभी हमने आपको बताया था फजील साहब के खबर आई थी, रहमान साहब हमसे जुड़ने के लिए उन्होंने 3 बार कहा कि मैं जुड़ूंगा, पता नहीं क्यों, नेटवर्क है या जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ चूंकि कोई है नहीं जो उन्हें कांटेक्ट कर सके फिलहाल। अब आप जब बोलेंगे इस बार तभी मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा कि क्या हुआ। लेकिन मोहम्मद रईस साहब ने लिखा है फजील साहब कि ईरान ने जवाब में कहा है कि परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं होगा, यानी हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है वो एज इट इज जारी रहेगा, ये जवाब दिया है। और यही अमेरिका चाहता था कि ये ईरान कह दे कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये जवाब जो है, क्या आपको लग रहा है फजील साहब कि ये एक तरीके से अमेरिका के मुंह पर तमाचा है ईरान का? देखिए, परमाणु के पीछे पड़े है अमेरिका। उसको पता है कि
एक बहाना है ये सब। परमाणु बम बना भी लेगा तो बहुत से लोगों के पास परमाणु बम है, कोई ईरान के पास ही थोड़े है, बहुत से लोगों के पास है, तो कौन किसको मार रहा है? और अभी तो दुनिया में उसकी जरूरत भी नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने नागासाकी पर बम मारा था और मारने के बाद चाइना की पूरी मिलिट्री एग्रीमेंट जो है अमेरिका के साथ हो गया और उसके नतायज देख लिए आपने। तो अभी दुनिया में वार होना ही बहुत मुश्किल है, वार हो भी रही तो उसको लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये सब धमकी बात करना और ये सब क्यों नहीं बनाएगा कोई भी कंट्री? हम लोग भारत ने जब बनाया था तो अमेरिका ने कितना हल्ला मचाया, मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। आखिर जब बना लिया तो उस पर सैंक्शंस भी लगाए, बाद में हटाए भी। तो ये सब चीजें अगर वो बनाना चाहेगा, आज कितने साल से हम सुन रहे हैं कि 70% साफ कर लिया, 30% साफ कर लिया। अरे इतने सारे उनके दोस्तों के पास तो है ही है टेक्नोलॉजी। कितना आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नई दुनिया जानती है? सबके पास है, जो बनाना चाह रहा है सब। कुछ लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं डिक्लेयर कर रहे। तो ये तो अब बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबके कंट्री है, इतना पैसा है, जो चाहे बना ले, उसमें क्या दिक्कत है?